नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पर्यावरण अध्ययन लेक्चर नंबर 1 हमने ईवीएस और एसएसटी का के 3 लेक्चर देखे थे, उसमें चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड ये पूरा लेक्चर होगा जिसमें कि आपको बहुत महत्वपूर्ण ईवीएस से क्वेश्चन कराए जाएंगे। ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन। 2 कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। एक होता है ईवीएस जो कि प्राइमरी शिक्षण में आता है, मतलब टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में आता है, और एक ईवीएस होता है जिसको एनवायरमेंट बोलते हैं पीसीएस जैसी परीक्षाओं में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी टीचिंग वाली परीक्षाओं में। एनवायरमेंट जो पीसीएस में होता है वो आजकल ऐसा नहीं पूछते हैं, ये प्योरली जो प्राइमरी सेक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ईवीएस के सेक्शंस आप लोगों को डेली मॉर्निंग में मिलना शुरू हो जाएंगे। मॉर्निंग मतलब 11 से 12 बजे तक मिल जाएंगे। अगर आपने वो सारे ईवीएस के क्वेश्चन कर लिए तो आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, ईवीएस लगभग आपको वहाँ से देखी तक कि आपको लगेगी कि हाँ ये कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, है ना। ईवीएस के नाम पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, साइंस और ईवीएस में डिफरेंस रखना है, ज्योग्राफी का कौन सा पोर्शन ईवीएस में आता है उसको ध्यान देना है और सीधी चीज़ें लेके आगे बढ़ना है। चलिए, और ईवीएस में देखता हूँ कि ईवीएस में ना बहुत इजी लोग इजी क्वेश्चन करा के ना आगे निकलने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें ठीक नहीं है, बिकॉज वो क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएंगे। उसके लिए आपको समय वेस्ट नहीं करना। आपको समय वेस्ट करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए जो आपको कुछ नया दें। पहला क्वेश्चन है मैदान की गणना। ये तो क्या लिखा, गणना, ये ऐसे वाला गणना होगा, ठीक है ना। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों के रूप में की जाती है? मैदान जो प्लेन्स इसे बोला जाता है उसको किस कैटेगरी के जो रिलीफ्स हैं उसमें जोड़ा जाता है? जो हमारी ये भूमियाँ होती हैं वो डिफरेंट टाइप के रिलीफ, उच्चावच जिसे आप लोग बोलते हैं ना। तो 2-3 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी। पहली श्रेणी में महाद्वीप, महासागर वगैरह आते हैं। दूसरी श्रेणी में पर्वत, पठार, ये सब आते हैं, है ना। तो जो हमारे पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ें आती है। तो जो हमारा मैदान है वो बेसिकली दूसरी श्रेणी का हिस्सा है, सेकंड क्लास में आता है। तीसरे में हमारे महासागरीय गर्त वगैरह आते हैं। तो इसको आप लोगों को देखना जरूरी है। जो जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन है ज्योग्राफी का ना, भूगर्भ विज्ञान का, उसमें से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो मैदान की कैलकुलेशन या मैदान को किस में क्लासिफाई किया जाता है, किस क्लास में? रिलीफ के क्लास में। उच्चावच को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो वो पूछा गया है कि मैदान उच्चावच की किस श्रेणी में आता है? तो वो आता है द्वितीय श्रेणी में, जैसा मैंने अभी बताया आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का क्या कारण है? क्या जोरदार क्वेश्चन है और पेपर में खूब पूछा भी जाता है। मैं इसको इंग्लिश में भी डिक्टेट कर देता हूँ। प्रवाल भित्तियाँ मतलब कोरल रीफ, वो सुंदर सुंदर जो आप लोगों ने देखा होगा ना समुद्र के नीचे, कलरफुल एक प्रकार से संपदा, हमारी मरीन इकोलॉजी होती है, बहुत फेमस है ना। बहुत सारी मूवी में देखा होगा, लोग तैरते हैं तो नीचे कलरफुल आपको चीज़ें दिखेंगी। वो बेसिकली उनको कोरल रीफ कहा जाता है ना। वो हमारे इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम का, मतलब कि समुद्री इकोसिस्टम का, परितंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। वो बहुत आहार भी प्रोवाइड करते हैं जो जीव जंतु होते हैं, समुद्री जीव जंतु, ठीक है। उसमें विरंजन मतलब उनकी ब्लीचिंग हो रही है आजकल। उनकी ब्लीचिंग मतलब वो कलराइज हो रहे हैं। उनका जो कलर है ना वो डी कलर हो रहा है। बात सिर्फ डी कलराइज होने तक तो ठीक थी कि हाँ डी कलराइज हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे जो हमारी मरीन संपदा है, जो हमारी समुद्री संपदा है, इकोसिस्टम में, उसमें बदलाव आ रहा है। उसमें मतलब ना कि बहुत सारे जीव जंतुओं जो हैं उनके भोजन तक भी प्रभाव पड़ रहा है और ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और इसका रीज़न क्या है? देखिए, कोरल रीफ की ब्लीचिंग होती है जब समुद्र का टेम्परेचर ना इंक्रीज होता है, और अगर 2 डिग्री भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो ब्लीचिंग बहुत तेज हो जाती है। तो समुद्र का जो जल है उसका टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा। ग्लोबल वार्मिंग हो या क्लाइमेट चेंज भी लिखा हो तो ये आंसर हमेशा आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे देशों ने सनस्क्रीन को बैन कर दिया इसी वजह से, जैसे कि थाईलैंड ने बैन किया था सनस्क्रीन को, है ना। वो सनस्क्रीन में भी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं केमिकल में, वो भी कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग में सहायता करते हैं। इसीलिए इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दुनिया की बड़ी कोरल रीफ्स में, प्रवाल भित्तियों में, ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ है जो पश्चिमी तट पे, पूर्वी तट पे है ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पे जो कि बहुत दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ्स हैं वो, है ना। उनमें भी ब्लीचिंग की समस्या आ चुकी है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन हो गया। तीसरा है डाइक। क्या होता है डाइक? चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि एक लेक्चर दिन में आएगा, दिन में करीब 12 बजे, जो रिकॉर्ड करके आपको दूंगा मैं, और एक लेक्चर आएगा इवनिंग में जो करीब 8 बजे करीब होगा। ये 2 टाइमिंग आपको फिक्स करनी है। ये दिन वाला लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगा ईवीएस पे,
और इवनिंग वाला लेक्चर जीएस पे और जीएस के अलग विषयों पे इंक्लूडिंग करंट। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से पकड़ लीजिएगा। प्राइमरी करिए और आप लेखपाल को अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, पीसीएस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जीएस और ईवीएस वगैरह उससे बाहर यहाँ से बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक, डाइक क्या है? डाइक देखिए बेसिकली फिनोमिना होता है। जब मैग्मा रिलीज होता है ना, मतलब कि जब ज्वालामुखी जब ब्रस्ट होता है तो जो उसमें से लावा या मैग्मा रिलीज होता है तो जो दरारें होती है ना स्थलाकृतियों में, उसमें जाके भर जाता है, फिर जम जाता है। उस फिनोमिना को, उस स्थलाकृतियों को डाइक बोला जाता है। तो डाइक बेसिकली क्या है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति और हिम्मत निर्मित स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब तो उस जगह की का फेस है, उस जगह की जो आकृति है उसे स्थल आकृति बोलते हैं, है ना। तो ये ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित इंटरनल जो ज्योग्राफिकल रीजन डेवलप होता है ना, मैग्मा भर जाता है सुराखों में एक प्रकार से और फिर वो कठोर हो जाता है, उसको डाइक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया? देखिए, अब देखिए इसका इतिहास पुराना है। भारत में एनवायरमेंट को लेकर बातें कब हुई? जब दुनिया में बातें शुरू हुई तो भारत में भी बातें शुरू हुई। पर्यावरण का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिक्र किया गया है आर्टिकल 48A में। 48A हमारे डीपीएसपीज जो है ये जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन देखिए लिखते जाइए, इतने क्वेश्चन होंगे पूछो मत। आर्टिकल 48 हमको बोलता है कि हमें एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसके अलावा हमारा जो 4th 5 ईयर प्लान था उसमें जो 1969 से 1974 तक, उसमें पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई पहली बार बहुत विस्तृत तरीके से। ठीक है, और इसी के तहत 1972 में आपका वो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था, वन्यजीव अधिनियम 1972 वाला आया था। ठीक है, इसी में जब डिक्लेरेशन हुआ तो 1980 में पहली बार पर्यावरण के ऊपर एक सेक्रेटरी लेवल का एक नोडल एजेंसी शुरू हुई, जो बाद में मिनिस्ट्री बन गई 1985 में। यहाँ मंत्रालय पूछा हुआ है ना, तो हम मंत्रालय की जब बात करेंगे तो 85 की बात करेंगे, 1985 की। ठीक, अगर आप देखें तो 80 में, 86 में कितने सारे एक्ट आए हैं। फॉरेस्ट एक्ट आया आपका 80 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, तो जस्ट उसी के आसपास का समय है ये। ठीक है, तो इसका ये हो गया। 5th क्वेश्चन, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी की उच्चावच है? पहला क्वेश्चन याद करो कि मैदानों का जो पूछ रहे थे ना कि मैदान किस श्रेणी में आते हैं, तो मैंने बताया था मैदान 2nd क्लास में आते हैं उच्चावच के, रिलीफ्स के, लोकल रिलीफ्स के। तो महाद्वीप किस कैटेगरी में? पहली कैटेगरी में आते हैं, 1st कैटेगरी में आते हैं। ऐसे याद कर लो, 1st कैटेगरी में बड़ा बड़ा, फिर 2nd कैटेगरी में थोड़ा छोटा, और 3rd में फिर और माइन्यूट, है ना। चलो, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया इंडिया में? देखो मैं अभी डिस्कस ही कर रहा था, एनवायरमेंट को डेवलपमेंट के साथ कब जोड़ा गया? इंदिरा गांधी के टेन्योर में, 4th 5 ईयर प्लान में। 4th 5 ईयर प्लान, डन, वेरी गुड क्वेश्चन। सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में और एमकृति ऐप पे आपको मिल जाएगी। एमकृति ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो डू इंस्टॉल। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ पे, सब कुछ फ्री। इसका हो गया 4थी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरों को क्या कहा जाता है? अच्छा, जैसे ये पर्वत हैं, है ना, जैसे ये पर्वत हैं, इनके बीच में जो गैप होता है, इनके बीच में जो गैप होता है ना, गैप होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ये पूछ रहा है। ये जो रास्ते होते हैं, तो पर्वतों के बीच में जो संकरे से रास्ते होते हैं, है ना, उनको बोला जाता है दर्रा। इन्हीं रास्तों से ही ट्रैवलिंग होती है। जो भी भारत में अटैक हुए प्राचीन कालों, सब इन दर्रों से तो आए, हिंदू कुश के दर्रों से, अलग अलग दर्रों से आते हैं, है ना। पहाड़ों के बीच का जो पतला संकरा रास्ता होता है, जो एक पहाड़ी खत्म हुई दूसरी शुरू, बीच में जो रास्ता शुरू हो गया, वो आपका दर्रा कहलाता है। इसको पास भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके शासनकाल में आया? क्वेश्चन देखो ये हो गया होना था और अच्छा कि वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया? वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में आया। किस 5 ईयर प्लान के तहत आया? 4th 5 ईयर प्लान के तहत आया। किस PM के तहत आया? श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में आया। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, क्या बोल रहा है कि पर्यावरण किसी जीव का चारों ओर घिरे, नहीं घिरे, पर्यावरण किसी जीव का चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उसके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। मतलब क्या? एनवायरमेंट को डिफाइन किया गया है।
एनवायरनमेंट को यहाँ पे बच्चे डिफाइन किया गया कि एनवायरनमेंट की ये स्टेटमेंट एक्चुअली दी गई है कि पर्यावरण क्या है। एक जीव है, मान लो मैं हूँ, मेरे चारों ओर जो भी फिजिकल और बायोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसका जो आपस में रिलेशन है ना, हमारा इंटरपर्सनल जो रिलेशन है, उसको ही एनवायरनमेंट कहते हैं। सिंपल। अभी मैं इस कमरे में हूँ तो मेरा एनवायरनमेंट कुछ और है, मेरे सामने कैमरा है, दीवारें हैं, है ना। मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे सामने पेड़ है, प्रकृति है ना। तो सब जगह का अलग अलग एनवायरनमेंट है। तो हमारा जो इसका इंटरपर्सनल जो रिलेशन है वही एनवायरनमेंट है सिंपली। तो ये डेफिनेशन किसने कही है? हमारा जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसमें कही गई है, या अर्नेस्ट हैकल ने कही है, या रामदेव मिश्रा ने कही है, या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा कही गई है। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो एक्ट है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, देखो 1972 का वन्यजीव अधिनियम, 1980 का वन अधिनियम और 1986 का ये आपका वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट अगर देखें, पर्यावरण का भौतिक संगठन निम्न में से कौन सा नहीं है? भौतिक मतलब क्या होता है? फिजिकल, जो हम हमारे अगल बगल हमको दिखाई दे। जल हमारे अगल बगल दिखाई देता है, मतलब पर्यावरण में क्या क्या है जो हमको फिजिकली दिखाई दे रहा है। एयर, हाँ जी बिल्कुल, हम फील करते हैं इसको। स्थल, लैंड, हाँ बिल्कुल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जी नहीं, ये इसको हम फिजिकली रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इसको स्ट्राइक आउट कर दो। वैसे भी ये ऑड वन आउट लग रहा है आपको ना, डी हो गया आपका। तो 10th का आपका डी। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण अध्ययन केवल सीमित था। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एनवायरनमेंट एक नया सब्जेक्ट है। ऐसे 20 साल पहले एनवायरनमेंट को इतना वैल्यू नहीं था। अभी जाके ना ये ईवीएस बोला गया है साइंस को, फर्स्ट से लेके थर्ड से लेके 8th क्लास तक। उससे पहले तो ईवीएस कुछ था ही नहीं। तो ये पहले ज्योग्राफी का एक पोर्शन होता था, थोड़ा सा साइंस में पॉल्यूशन वाला पोर्शन होता था, दैट्स ऑल। तो ज्योग्राफी में पर्यावरण को किस रूप में समझा जाता था? ए, संसाधनों के समुचित प्रयोग पर, बी, प्रकृति के वाहन स्वरूप पर, सी, प्रकृति के आंतरिक स्वरूप पे, हाँ जी आंतरिक स्वरूप पे, जो इंटरनल जो उसका डिस्क्रिप्शन है नेचर का, उसको ही पर्यावरण के रूप में समझा जाता था और ज्योग्राफिकल पोर्शन वो रहता था। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट है। क्वेश्चन कैसे हैं प्लीज डू टेल, है ना। टेलीग्राम में नहीं जुड़े, जरूर 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 जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी ऑप्शन हो गया। निम्न में से किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है? ये क्वेश्चन 1000 बार पेपर में आया हुआ है। सभ्यता का पालना किसे कहा जाएगा? वहीं पे जहाँ पे लोग रहेंगे ना, वहीं तो सभ्यता बनेगी। लोग कहाँ रहेंगे? मैदानी भागों में रहेंगे। हमेशा से सारी सभ्यताएं मैदानों में बनी है, नदियों के किनारे। इसीलिए तो बी ऑप्शन। नदियों के किनारे क्यों? पानी तो चाहिए ना, जहाँ नदियाँ हैं वहीं मैदान है। तो बी ऑप्शन आपका डन है। लोयस का पठार, या लोयस क्या होता है? देखो ये पेपर में आता है क्वेश्चन, खूब कंसेप्ट ही क्लियर कर लो यहाँ बैठ के, फिर कोई लफड़ा ही नहीं पड़ेगा। लोयस का पठार क्या है? लोयस मतलब वो मिट्टी होती है जो बहुत बारीक मिट्टी होती है और एक सार होती है बिल्कुल। और ये वो मिट्टियाँ होती हैं जो डिपॉजिट होती हैं, कई हवा के द्वारा जो उड़ की मिट्टी आती है ना, वो डिपॉजिट हो रही है, वो लोयस मैदानी इलाका होता है। तो लोयस का पठार, लोयस के मैदान भी होते हैं, लोयस के पठार भी होते हैं। सबसे पहले, अरे यार, लोयस का पठार या लोयस का मैदान जो भी है वो पवन के द्वारा, विंड्स के द्वारा बनता है ना। वो मिट्टियां अपने साथ उड़ा के लाते हैं, डिपॉजिट करते रहते हैं। तो जो पठारी भाग भी बन जाता है, मैदानी भाग भी बन जाता है, सिंपल, है ना। बहुत बारीक मिट्टियों का होता है, तो इसको याद रख लेना है। ठीक है, डन। नेक्स्ट हो गया, ये पेडी प्लेन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडी प्लेन, पेडी प्लेन आप लोग जब पूरा भूगोल का भूगर्भिक हिस्सा अगर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि जो मैदानों का निर्माण हुआ है ना, मैदानों के निर्माण की जो अंतिम प्रक्रिया, जो मैदान जो निर्मित हुए, उसको अलग अलग नाम दिए गए। जैसे पेडी प्लेन दिया गया, पेडी प्लेन दिया गया, है ना। उसे पेडी प्लेन किसे बोलते हैं? पेडी प्लेन सबसे पहले देख लो, बेसिकली ये टाइप ऑफ प्लेन्स की कैटेगरी है, टाइप ऑफ प्लेन्स, है ना। मैदानों का प्रकार है ये। इसमें वो मैदान आते हैं जिसमें कि देखो मैदान कैसे बनते हैं। पहले तो ये अपनी यंग अवस्था में मैदान तो ऊबड़ खाबड़ उछले होते हैं, फिर घिसते घिसते उनका इरोजन होता था, बिल्कुल एक सार हो जाते हैं। तो पेडी प्लेन में वो वाले मैदान आते हैं जो बिल्कुल एक सार होते हैं, उन्हें कोई बदलाव, आपको यूनिफॉर्मिटी ही दिख रहती है, डिफॉर्मिटी आपको नहीं दिखेगी, इनमें कोई भी अलग से बदलाव नहीं दिखता है, इसीलिए उनको पेडी प्लेन कहा जाता है। तो ये आपको इसमें पूछा सिंपल ये कि किससे रिलेटेड है? मैदानी भाग से रिलेटेड है। मैदान का क्लासिफिकेशन, प्लेन का क्लासिफिकेशन है जी। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया, एक और इजी सा है। 22 अप्रैल को कौन सा दिन मनाते हैं? आसान सा, मैंने जब इंटरनेशनल डेज कराए थे, आप लोगों ने वो लेक्चर किया होगा, तो डेज पे कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपको जिंदगी में। 22 अप्रैल को कौन सा दिन आता है? बताओ जल्दी से।
22 अप्रैल को, 22 मार्च को कौन सा आता है? जल। 22 अप्रैल को कौन सा आता है? पृथ्वी। खूब रटाया था आपको। ओजोन 16 सितंबर वाला आपको याद ही होगा। चलो क्लियर है, तो बी ऑप्शन आपका डन है, अर्थ डे। नेक्स्ट, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस पे? ताल जैसे रिवर बेड का इलाका जो है, या जो शैलो इलाका लगा लीजिए, है ना, आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे, जो ताल का जो क्षेत्र बोलते हैं, रिवर के पैरेलल में जो चला जा रहा है, एक तो ताल हो जाता है, जो एक रिवर बेड सॉरी होता है, जो इसकी तलहटी है आपकी नदी की, है ना। तो इसमें ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? जो इकोलॉजी या इकोसिस्टम है ना, किसी भी कोई भी इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी बेसिकली किस पर निर्भर करती है? किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी किस पे निर्भर करती है? डिमांड एंड सप्लाई पे, उत्पाद और उपभोक्ता पे, मतलब जो प्रोडक्ट है और उसके जो कंज्यूमर है, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो उसको ग्रहण करने वाले लोग हैं, उसका जो बैलेंस है वही उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है कहीं भी। अब जो कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग हो जाती है तो क्या यही तो इम्बैलेंस होता है ना। तो जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा? मरीन वाला ही है, ठीक है, ये भी आता है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? वो भी मरीन ही है, जल ही है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? उत्पाद और उपभोक्ता, प्रोडक्ट और कंज्यूमर पे। नेक्स्ट, मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का आयोजन कहाँ गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट के ऊपर होने वाला सबसे पहला एक बहुत वरिष्ठ कार्यक्रम था वो, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन में, है ना, 1972 में। उसके बाद ही बहुत सारी घटनाएं होनी शुरू हुई थी, उसके बाद ही बड़े इवेंट हुए थे। तो 1972 का स्टॉकहोम हुआ था, है ना, कांग्रेस, इसका एक प्रकार से पर्यावरण का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था। ए ये क्वेश्चन बेसिकली ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे पास, मुझे हिंदी में कराना था बिकॉज क्राउड बहुत है, लेकिन मुझे एक्चुअली क्वेश्चन इंग्लिश में मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं इसको ना आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ कि एक्चुअली ये क्या है ना। माइट भी अगर मुझे इसका मेरु तभिंद का इंग्लिश अगर टर्म मुझे मिल जाए तो मैं शायद इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर मुझे मिलेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तब तक आप देख लीजिएगा किसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो उसमें कमेंट में कर दीजिएगा और मुझे इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है सतत विकास, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कल की क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से, लेकिन अनलकली वो क्लास आ नहीं पाई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक लाइन में अगर सिंपल देखें तो प्राकृतिक संसाधनों का मेनली, है ना, वैसे तो किसी भी रिसोर्सेज का वाइजफुल यूज़ करने को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, कि ऐसे यूज़ करना कि फ्यूचर की जनरेशंस के लिए भी हम उस रिसोर्स को बचा के रख सकें। रिसोर्स क्या कहलाता है? हर वो चीज़ जिसका हम अपने जीवन में यूज़ करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो रिसोर्स के रूप में यूज़ होती है। पेड़ पौधा, पेन कलम, ये नदी नाले, हवा पानी, सब, ठीक है। तो इसमें जो सतत विकास का कंसेप्ट डेवलप किया संयुक्त राष्ट्र ने, कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए अवेयर किया जाए लोगों को, भाई ये लिमिटेड है, बहुत प्रेशियस है ना, ये नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। तो उसका बहुत ईमानदारी से यूज़ किया जाए, भविष्य की जनरेशन को देखते हुए ही उतना यूज़ किया जाए। पानी बह रहा है, मेरी ज़रूरत है 10 लीटर की, मैं यूज़ करता हूँ 100 लीटर, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। मैं 10 लीटर यूज़ करूँगा एक दिन में अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। तो बेसिकली इसका ज़्यादातर रिलेशन किससे है? प्राकृतिक संसाधनों से, नेचुरल रिसोर्सेज से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मदद से जब निम्नीकरण, मतलब डिके, है ना, इरोजन या लगा लो, कुछ चीज़ खत्म होती, खदरती है, किसकी मदद से जब निम्नीकरण उत्पादक को उपयोगी तत्वों में परिवर्तित किया जा सकता है? मतलब किसकी मदद से उत्पाद को उपयोगी तत्व में परिवर्तित, निम्नीकरण मतलब इनमें से किसके द्वारा डिके किया जा सकता है? तो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट के द्वारा। जो रेडियोधर्मी किरणें होती हैं उसके द्वारा हम ये डिकम्पोजिशंस या डिके करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ये बेसिकली जो छोटा नागपुर का पठारी इलाका है वहाँ के क्षेत्र में आता है। आपका वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, मतलब दक्षिणी बिहार का हिस्सा, वहाँ पे आप लोगों को ये भाषा देखने को मिलती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो झारखंड जो आंसर है आपको करेक्ट दिखेगा। बहुत से लोग इसमें नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा। तो डी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सौर ऊर्जा में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? पेपर में क्वेश्चन आएगा। अच्छा, सोलर में इंडिया 3rd नंबर पे है, सॉरी रिन्यूएबल में इंडिया 3rd नंबर पे है, सोलर में इंडिया 5th नंबर पे है, रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया 3rd नंबर पे है। रैंक 1 सोलर में है चाइना, बहुत बड़े मार्जिन से। 2nd नंबर पे है अमेरिका।
चीन। चीन। आज के जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ मुझे बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा, एग्जैक्टली आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते थे इसमें से पहले। नेक्स्ट, किस प्रकार की बरसात बिजली की चमक और बादलों के साथ होती है? संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल रेन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है, संवहनीय वर्षा, सी। भारत किसका हिस्सा है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भारत गोंडवाना लैंड है ना। भारत गोंडवाना लैंड था पूरा, इधर गोंडवाना लैंड, उधर अंगारा लैंड, बीच में आपका टेथिस सागर था, है ना। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है इंडिया। जब हम भूगोल के सेक्शन शुरू करेंगे, जो कि मैं भूगोल शुरू करने वाला हूँ पीसीएस के लिए, तो उसमें हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, पैंजिया वगैरह, अंगारा लैंड, है ना, ये सब, लॉरेशिया वगैरह। तो बी ऑप्शन है, ये ओल्डेस्ट हिस्सा है पृथ्वी का, बी। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी आप लोगों को पता है, 2004 से हम लोग सुनामी से बहुत परिचित हो गए हैं। सुनामी का असली रीज़न होता है जब भूकंप आ जाए समुद्र में, तो बड़ी बड़ी लहरें उठ सकती हैं, जिसको सुनामी बोला जाता है। तो ये 25 क्वेश्चन हुए डन। हमने उम्मीद से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। और कैसा लगा ये सीरीज़ मुझे बताइएगा। इसमें और अब शानदार सीरीज़ के लिए रेडी रहिए। दिन में 12 से 1 के बीच में आपको लेक्चर डेली मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।